अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में सियासी जमातों के मुख्तदर हलकों के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल भी अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान की हर बड़ी सियासी जमात या सियासी लीडर सियासी ज़रूरियात के तहत किसी न किसी दौर में मुज़ाकरात की राह इख्तियार कर चुका है, मगर अब मुज़ाकरात को लेकर जिस तरह की कन्फ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैला रही है, ये अपने अंदर एक सवालिया निशान है। एक तरफ पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पीटीआई के किसी नुमाइंदे के पास न मुज़ाकरात का इख्तियार है और न ही बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी तरफ शहरयार आफरीदी कह रहे हैं कि पीटीआई सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से ही बात करेगी। इमरान खान तो रोज़े अव्वल से मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब जल्द मुज़ाकरात शुरू होंगे। पीटीआई के एक और रहनुमा शिबली फराज दावा करते हैं कि बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी और आइंदा भी रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राबता नहीं हुआ। उनका यह भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए 1.25 साल से कमेटी बनी हुई है। इसी तरह बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के बाद शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ एक होता है, लतीफ़ खोसा का दूसरा और अलीमा खान का तीसरा। अभी पीटीआई के लीडरों के मुतज़ाद मौक़िफ़ को समझने की कोशिश की जा रही होती है कि केसेस की समाअत के दौरान कोर्ट रिपोर्टर्स बानी पीटीआई से बातचीत करके जो खबर बाहर लाते हैं, उनमें एक अलग ही तरह की कहानी होती है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ अडियाला जेल कमरा अदालत में बानी पीटीआई ने एक तरफ मखसूस अफराद पर तनकीद की, तो उसी बातचीत से खबर भी रिपोर्ट की गई कि बानी पीटीआई ने कहा है कि उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर के अलावा किसी को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का इख्तियार नहीं। दूसरे अल्फाज में बानी पीटीआई इन 3 रहनुमाओं को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने का मैंडेट दे रहे हैं। पीटीआई की आला क़यादत में मौजूद ये तज़ाद इस बड़े सवाल को जन्म दे रहा है कि तारीख में बड़ी बड़ी सियासी जमातों ने फौजी हुक्मरानों और मुख्तदर हलकों के साथ मुख्तलिफ अदवार में मुज़ाकरात किए, मगर मुज़ाकरात के नाम पर ऐसे तमाशे कभी भी सामने नहीं आए जो अब किए जा रहे हैं। कोई शक नहीं कि मुज़ाकरात करने का हतमी फैसला बानी पीटीआई का ही होगा, मगर जब उनके अपने बयानात में भी मुज़ाकरात को लेकर तज़ाद मौजूद हो तो फिर इस बारे में क्या कहा जा सकता है। इसी मामले पर बानी पीटीआई कह क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं और अपनी ही क़यादत के ज़रिए जो पैगाम रसानी कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज के अलावा किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई का फैसला। क्या बानी पीटीआई वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं? हसन निसार साहब, वो कहते हैं हम तो तैयार हैं, वो तैयार नहीं है, और जिस तरह की तैयारी मैंने इब्तिदाई में बताई जो पीटीआई रोज़ सामने ला के रखती है, संजीदा हैं, बात करना चाहते हैं। ये तो पहले जो आखिरी जुमला आपने बोला है उससे मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं डेस्परेटली आई वांटेड टू मैरी सोफिया लॉरेन, तो मैं तो पूरी तरह तैयार था। अब सोफिया लॉरेन को पता भी नहीं था। बहरहाल, ये आप इमरान से जेल में मेरी मुलाकात करा दें तो पूछ कर बताऊँगा, क्योंकि टेबे मारने या शॉट इन द डार्क वाली मेरी उम्र नहीं। अच्छा, आखिरी बात जो आपने की है उसमें इसका जवाब है शायद थोड़ा सा। अगर नाम उन्होंने चंद आउट ऑफ सो मेनी पीपल, अगर 3 नाम उन्होंने लिए हैं तो ज़ाहिर है शुगल नहीं लिए होंगे। बैक ऑफ द माइंड सही संजीदगी का एलिमेंट बहरहाल होगा, कम हो ज़्यादा हो, डेफिनेटली होगा। मुज़ाकरात बहरहाल इज़ द रियलिटी। हसन निसार साहब, मैं जब ये सवाल रख रही हूँ, जो इसमें नाम है वो भी अपने अंदर पूरा मतलब रखते हैं। अली अमीन गंडापुर की अगर 10 साल सियासत, उनके बयानात, इक़दामात, ऐलानात देखें, उमर अयूब के हालिया इंतहाई तल्ख़ बयानात देखें, जब ये मुज़ाकराती कमेटी में वो शामिल करने की बात करते हैं, इनको मैंडेट देते हैं, तो वो बेल मुंडे चढ़ेगी, फिर बात होगी। वो ये शहबाज शरीफ जो बड़े भाई आसिफ जरदारी साहब बने हुए हैं, इनकी अंतड़ियाँ निकालना चाह रहे थे, इनको सड़कों पर घसीटना चाह रहे थे। नवाज शरीफ इसी आसिफ जरदारी की गर्दन के पीछे पड़ा हुआ था, बात ज़बान पे ख़त्म हो गई थी, ज़बान कटने। तो ये कोई बात नहीं है, डजंट मीन एनीथिंग। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब कई मुज़ाकरात या बातचीत होती है, हमने देखा जब बीबी शहीद मुज़ाकरात कर रही थी मुशर्रफ के साथ, या उसके बाद ये सियासी जमातें भी आपस में करती हैं, जब तक एक CBM ना हो जाए, आपस में एतमाद साजी ना हो जाए, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार करके बैक फुट पे हो जाते हैं लोग, कि खामोशी कर ली जाए थोड़ी सी। मगर यहाँ तो रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी गोलाबारी है
तो सवाल फिर वहीं आता है, क्या संजीदगी है? नहीं, ख्वाहिश है? नहीं, मैंने जो 2 मिसालें दी हैं, जितने वहशियाना तरीके से ये नवाज शरीफ के वालिद को उठा के डाले में फेंका गया था, दुरुस्त है, दवाइयाँ तक नहीं दी गई थी, तो ये इट्स पार्ट ऑफ द पैकेज। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, ये तो किसी भी हद तक चले जाते हैं, गलाजत की हद तक चले जाते हैं, ख़वातीन को भी स्पेयर नहीं करते। मतलब यहाँ तो ये लेवल है। आप ठीक कह रहे हैं हसन साहब, मगर वो मुखालिफत के दौर में हो रहा होता है ना, जब आप अपोजिशन कर रहे होते हैं एक दूसरे की, तब आप इस इंतहा पे जा रहे होते हैं। बट जब आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं, फिर उसको गाली तो नहीं उस वक्त पे दे रहे होते। नहीं, अभी तो आपने कहा है कि जो उनकी ज़बान है वो यूं है। साथ देखें, किस किस बैंग चुमी चुमी ठा ठा, ये एक पॉलिसी है। कैरेट एंड स्टिक, ये वो बड़के भी मार रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। इट्स अ पैकेज। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हमारे पॉलिटिशियंस की, को पहली बार तो नहीं हो रहा। ठीक हो गया। नवाज शरीफ भी बड़ी छलांगे मार रहा था साथ वाले सेल में, वो गौस अली शाह, उसको पता ही नहीं था, पैकअप किया, उठाए संदूक और भाग गए, ख़त्म। अदरवाइज ये भी बड़े मुजाहिद थे। तकरीरें सुनाए पिछले चंद महीनों की नवाज शरीफ की, यकीन ही नहीं आता, यकीन ही नहीं आता। मगर जब उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए तो वो खामोश हो गए। यहाँ पे ट्विटर भी बंद हो जाते थे नून लीग के, जब वो उनसे मुज़ाकरात करते थे या कुछ बात हो रही होती थी। सवाल यही है, फाइनली खुल गए ना। ट्विटर की बहुत कुछ खुल गया, बहुत ही कुछ खुल गया, तो यहाँ भी खुल जाएगा। आज भी तो कल डेडलॉक है, कब तक चलेगा? ठीक है, अच्छा ट्रैफिक है, घंटा बंद रहेगी, 2 घंटे 4 घंटे, अल्टीमेटली क्या है? दुरुस्त। ये हमारे अंडर पासेस पे, नहर पे ही रहता हूँ मैं, मेरा रास्ता है, बाज़-औक़ात होता है 2-2 घंटे फंस जाता है बीच में अंडर पास में, कोई ट्रक श्रक या कोई इस तरह की फजूल चीज़, लेकिन खुल जाती है, तो खुल जाएगा ये भी। इतनी देर ट्रैफिक बंद रहेगा, अच्छा ये भी एक तरीका है देखने का। अफसार साहब, दूसरे अहम सियासी मामलात की तरह मुज़ाकरात जैसे हसास मामले पर अभी मैंने अपनी इब्तिदाई मत की, पीटीआई के रहनुमाओं के जो मौक़िफ़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा तजाद है। जो बाहर आता है एक नई बात या एक नया बयानिया या बात कैसे आगे बढ़ेगी की बात करता है। क्या बानी पीटीआई सोच समझकर सियासत खेल रहे हैं, या फिर पीटीआई की वाकई कोई सियासी सिमत नहीं है? देखिए, आपके सवाल के जवाब जो है ना, आपने पहले आप भी कुछ अल्फाज आपने भी इस्तेमाल किए, हसन निसार साहब ने भी किए, उनमें से 3 अल्फाज मेरे जहन पे चिपक गए हैं। एक सोफिया लॉरेन, एक गोलाबारी और एक संजीदगी। अब देखिए, लैलपुरी के आपने लैलपुरी के ख्वाब चेक किए, सोफिया लॉरेन। अब मैं यहाँ पे सोफिया लॉरेन के बारे में मैंने कुछ पढ़ता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़माने से पहले की हैं वो, तो उसको तशबीह दी गई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब मैं सोफिया लॉरेन के बारे में क्या बताऊं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या करती रही। मैंने भी बायोग्राफी पढ़ी हुई है, आप देखने पे पाबंदी नहीं। वही ना मैं समझ रहा हूँ ना आपके लैलपुरी, मैं देखे लैलपुरिया तो मैं भी हूँ ना। अब साहब आपके ख्वाब समझ रहे हैं असल में। लैलपुरिया हूँ आज तो मैं तो सोच रहा हूँ कि लैलपुरिया किसी भी जनरेशन का हो, ख्वाब और जनरेशन बदल जाती है, वही रहते हैं, टारगेट वही रहते हैं उसी तरह के। खैर, तो बिल्कुल ठीक। अब उसमें देखें, अगर सोफिया लॉरेन के साथ किसी ने कोई बातचीत करनी है तो गोलाबारी इसीलिए की जा रही है कि संजीदगी है, और गोलाबारी का मकसद ये है कि हमारी तरफ तवज्जो करें, वरना ये गोलाबारी जारी रहेगी। तो गोलाबारी अग्रेशन आप दिखाएंगे तो ही अगला मुज़ाकरात की कोई मेज़ पे आएगा ना। तो मुज़ाकरात की मेज़ पे अभी कोई नहीं आ रहा, इसका तो ये मतलब है गोलाबारी का। जिस दिन संजीदगी, इधर तो जो गोलाबारी कर रहे हैं वो संजीदा हैं, ये मेरा अपना तज्जिया है, इन्फॉर्मेशन नहीं, और जो माजी में होता है। तो दूसरी तरफ से जब संजीदगी होगी तो ये गोलाबारी रुक जाएगी। आप देख लीजिएगा, जिसकी आपने एग्जांपल अभी दी है मुस्लिम लीग नून के रेफरेंस में। तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। और जहाँ तक तजाद की बात है, देखें वो बॉब वुडवर्ड है ना, वाटरगेट स्कैंडल वाला, तो सोफिया लॉरेन के अलावा वहाँ जर्नलिज्म भी होती है अमेरिका में। हसन निसार साहब को मैं रेफ़र करूँगा कि वो वाटरगेट स्कैंडल के बारे में भी कुछ पढ़ें। बॉब वुडवर्ड बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, उसने लिखी है किताब ऑल द प्रेजिडेंट्स मैन। तो यहाँ आज जो पाकिस्तान है और इसकी जो सियासत है और उसका जो मीडिया है, उसकी जो जुडिशरी है, ऑल द प्रेजिडेंट्स मैन, ऑल द एस्टेब्लिशमेंट्स मैन। तो इस कमेटी में भी जो लोग हैं ना, देखिए सबसे बड़ा कौन है? उमर अयूब। और उमर अयूब किसका पोता है? पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर का, अली मीन गंडापुर साहब। और उमर अयूब साहब रुपोश रहे हैं पिछले कई महीनों तक, और वो कहाँ रुपोश रहे हैं?
किसके पास, किसके महफूज हाथों में या महफूज जगह पे वो रहे हैं, ये देखने वाली और सोचने वाली बात है। उसके बाद आगे अली मीन गंडापुर साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं और वो भी रुपोश रहे हैं। वो कहाँ रुपोश रहे हैं उसके बारे में बड़ी कहानियाँ आप भी सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन दोनों उमर अयूब और अली मीन गंडापुर रुपोशी में महफूज रहे हैं, सेहतमंद रहे हैं। जब बाहर आए हैं आपने देखा उनकी सेहत पहले से बेहतर हो चुकी है। अच्छा खाना पीना उन्हें टाइम पे 3-4 दफ़ा चाय पेस्ट्री के साथ मिलता रहा, बड़े डिसिप्लिन के साथ मिलता रहा, बगैर किसी रुकावट के मिलता रहा। उसके बाद वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद वो कामयाब हुए और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन है, दूसरा चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान के एक सूबे का। तीसरे शिबली फराज साहब, उनका भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है इस्टेब्लिशमेंट से, मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ। वो बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं उनके दिफा में, जो अब नहीं है, जिनका नाम आज काजी फायज ईसा साहब ने लिया है आज हेयरिंग में, और उन्होंने कहा कि मैंने तो उनके ख़िलाफ़ फैसला दे दिया था, आप लोगों ने कमीशन में उनको छूट दे दी है जनरल फैज़ को। तो ये जो ताल्लुकात है ना, ये कमेटी में इन लोगों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो इमरान खान साहब ने कमेटी बड़ी अच्छी बनाई है, सोच समझ के बनाई है। इन लोगों को डायलॉग करने का तरीका भी आता है उनके साथ, सोफिया लोरेन के साथ, और वो कर भी लेंगे क्योंकि उन्होंने माजी में ये डायलॉग करके दिखा दिया बारी बारी सब में। तो ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि दूसरी तरफ जो है ना, मेरा लैलपुरिया तो तैयार है, सोफिया लोरेन भी तो तैयार हो ना। तो फिर ये वही बदहवासी और नाकामी है जो ऐसे मुतजाद बयानात सामने आ रहे हैं, वहां तैयारी नहीं है। ठीक हो गया अब्सार साहब, मेरा नहीं ख्याल, मैं बदहवासी नहीं कहूंगा इसको। प्लान स्टेटमेंट्स हैं, आप यूं कहेंगे ये प्लान स्टेटमेंट्स हैं। जी जी जी, कंफ्यूजन फैलती तो फैलती रहे, क्योस में से ही अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी ना। क्योस ये पड़ा हुआ तो पड़ा रहे, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है तो होती रहे, डॉलर रुपी रेशो ऊपर नीचे होती है तो होती रहे, पीटीआई को तो कोई नुकसान नहीं, वैसे मुल्क को नुकसान है जिसकी हीट जो है सोफिया लोरेन को पहुंचेगी। दुरुस्त। शहजाद साहब, सानिया 9 मई को 1 साल पूरा होने जा रहा है। 1 साल बाद भी अभी भी बाज़ औक़ात पीटीआई के कुछ रहनुमा जब गुफ्तगू करते हैं, मीडिया में बात करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देते हैं। क्या उनको अब तक समझ नहीं आई कि 9 मई रेड लाइन थी, 1 साल पहले जिसे मजरू करने की कोशिश की गई, जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया, फौज के लिए रेड लाइन क्रॉस की। फिर वही बात, इंटेंशनली इतने मुतजाद बयानात दिए जाते हैं या फिर अंदाजा ही नहीं कि कहां खड़े हैं, कहां पहुंच गए हैं, रास्ता बनाना पड़ेगा कुछ पीछे हटकर? आपके सवाल का मैं किसी एक और तरीके से जवाब देता हूं, इसका जवाब जरूर दूंगा आपके सवाल में जो चीज मुज़मिर है। सिर्फ एक चीज ऐड करनी है, वो ये है कि अब्सार साहब के खूबसूरत तज्जिए के बाद जो मैं समझ बैठा या समझ सका, वो ये है कि सोफिया लोरेन के बारे में हसन निसार साहब या तो संजीदा नहीं थे या इन्होंने गोलाबारी काफी नहीं की। ठीक है ना? This is good one, दोनों ही सूरतों में नाकामी उनको देखना पड़ गई। और बिल्कुल ठीक कहते हैं, और कई दफा दूरियां इतनी ज्यादा होती हैं कि भले आप संजीदा हों भी तो फिर भी वो दूरियां। मैं भी कहना चाहती हूँ, आप ख्वाब बहुत बड़ा देख लेते हैं अपनी एक्चुअल से। अच्छा चौधरी साहब, एक जुमले की इजाजत है, एक जुमले की इजाजत है। जी जी, वो जुमला ये है कि जब मैं सोफिया लोरेन को मिला तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये मेरा ख्वाब जो है रसूलुल्लाह का मुझे वो याद आया कि ख्वाहिश करने से पहले सोच लो कहीं पूरी ना हो जाए। सही हो गया, ये भी सही है। मुझे भी ये सोफिया लोरेन खतरनाक भी। चौधरी साहब कह रहे थे, चौधरी साहब दूरियां कह रहे थे, मैं घूरियां समझा, तो जाहिर है घूरियां डाली जाएंगी तो फिर यही हाल है। अच्छा, मैं सवाल करता हूं आपके। अच्छा देखिए, अगर संजीदा तो संजीदा होना चाहिए, क्योंकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है, अगर वो अपनी सियासत के बारे में और अपने मुल्क और अपने मकसद के बारे में संजीदा नहीं है तो और किस चीज के बारे में होगा। इंपॉर्टेंट चीज या अहम चीज ये है कि वो मुज़ाकरात किस चीज के बारे में करना चाहते हैं। अगर मुज़ाकरात का हदफ ये है कि मुझे यानी इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए, तो इससे बेहतर है कि वो पार्टी को बैन कर दें, खत्म कर दें, अपनी सियासत को खत्म कर दें और फिर सिर्फ और सिर्फ एक आम आदमी की तरह जिंदगी बसर करें। ये जो लीडर होते हैं इनको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और इनको हालात का मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए इसका जो अहम सतून है इन मुज़ाकरात का, वो ये नहीं है कि मेरी रिहाई कब होगी, उसके मुज़ाकरात की, लेकिन जब वो टीम चूज करता है, और बेशक अपने अब्सार साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि किसकी क्या एंटेसिडेंस है, कहां से कौन किस तरह ताल्लुक रखता है, और बड़ा सोच समझ के लोग। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि ये तीनों लोग सियासी लोग हैं,
जिनका जिक्र हुआ है, इनमें कोई वकील नहीं है, कोई इनमें टेक्नोक्रेट नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई इस तरह के लोग नहीं है जो कि सियासत को समझते नहीं है। ये वो लोग हैं जो सियासी लोग हैं और उन जगहों पे बैठे हुए हैं जो कि सियासत, लीडर ऑफ द हाउस है, सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में है, फिर एक चीफ मिनिस्टर है सूबे का। इससे बढ़ के सियासी पोजीशंस और क्या हो सकती हैं? तो लेकिन जो ये बात करेंगे इन लोगों के साथ, अगर बात करते हैं, और दूसरी बात है कि इधर की एक और भी तो मैरिलन मनरो है ना जो इधर बैठी हुई है सोफिया लॉरेन के साथ, वो मैरिलन मनरो का भी क्या मूड है ये भी देखना पड़ेगा। यानी ये तो तैयार हो जाएंगे अगर ये अच्छी बातें भी करना चाहते हैं, मुल्क की बेहतरी के बारे में, मईशत के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, ये चीजें हैं, क्योंकि उनके पास पार्लियामेंट में मौजूद हैं, ये अपनी सियासी पोजीशंस में मौजूद हैं, पार्टी के तौर पे मौजूद हैं। तो इनका तो काम बिल्कुल बहुत बड़ा काम है, सूबे को चलाना है, सूबे के साथ साथ मुल्क के मामला के अंदर मदद करनी है। तो इन चीजों पे सोच करें, इन चीजों के ऊपर बात करें, ये मुज़ाकरात लेके आगे चलेंगे तो फिर इसका मतलब है कि इन मुज़ाकरात का कोई अमल भी होगा। हमारा मसला क्या है, मुझे आखिरी बात कहने दीजिए। हमारा मसला यह है कि हम हर चीज के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट इस तरह हावी है, शायद है भी, और हम बना भी लेते हैं। यानी हमारे पास जो बहस का एक जो है ना, जो क्रक्स होता है, जो उसका कोर होता है किसी भी बहस का, वो ये है कि किस तरीके से एक भिड़ाव पैदा होता है, आपस में टकराव पैदा होता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ सियासी कुव्वतों का। तो शायद इमरान खान को जब सवाल किया जाए उसके अंदर अदालत में, तो वो जो सवाल जवाब लेने वाले होते हैं, जो जवाब लेना चाहते हैं, वो भी यही सुनना चाहते हैं कि अच्छा आपका फलाने के बारे में क्या ख्याल है। उसके बाद मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं। हालांकि इमरान खान शुड राइज अबव दैट, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, उसको समझ आना चाहिए कि पस मंजर क्या है, ये लोग क्या पूछ रहे हैं। वो बोले हाँ मुज़ाकरात करने हैं, इन चीज़ों के बारे में मुज़ाकरात करने हैं। फिर उसके बाद जब ये चीज़, अगर ये पैगाम जाता है वहां से कि असल में इमरान खान किन की चीज़ के बारे में मुज़ाकरात करना चाहता है, तो फिर मैरिलन मनरो को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे भी थोड़ी अपनी सोच मुल्क के बारे में देनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जो ये और बकाम है सिर्फ उनकी तरफ ना देखूं, मुझे मुल्क के बारे में सोचना है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल बहुत अहम है। वो चुप करके चुप चुपीते आहिस्ता आहिस्ता लो एंड स्लो करके चलती तो जा रही है ताकि रडार पे ना आए, नजर किसी को ना आए, लेकिन उससे बड़ा अहम रोल किसी का नहीं है कि तमाम सियासी कुव्वतों को इकट्ठा करे और वो एक जो जैसे कंसेंसस लेके आए हमारी मईशत के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, सियासत के लिए, पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपका जुडिशरी का है। इन चीजों के बारे में जब ये मामला, ये लीडरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हर शख्स बैठा हुआ अपने तौर पे अपने अपने दायरे में फैसले कर रहा है। इस वक्त कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल डायरेक्शन, पॉलिटिकल लीडरशिप अपना असर नहीं दिखा रही हमारे मुल्क के बड़े गंभीर मामला के अंदर। मैं जुडिशरी की मिसाल सबसे बढ़ के आपको देना चाहता हूँ इस चीज के अंदर। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई और कब्जे का बयान दिया। बानी पीटीआई ने जब गुज़श्ता रोज गुफ्तगू की, तायद की और उसको दुरुस्त कहा। दूसरी तरफ फौजी क़यादत के अगर मुस्तकिल हम बयानात देख लें तो वो मईशत का रास्ता रोकने वालों के कहने के खिलाफ खड़े होंगे, अमन व अमान के लिए काम होगा और कोई ऐसी गलत कोशिश जो कोई अमन व अमान भी ख़राब करने की कोशिश करेगा उसे कामयाब नहीं होने देंगे। अब मुज़ाकरात ऐसी सूरत में जब इस तरह के बयानात, ये भी जितने बयानात के ऊपर बात की बार बार, क्या बानी पीटीआई ऐसे बयानात देकर अपने आप को खुद दीवार के साथ लगा रहे हैं? यहाँ पे दो बूढ़ी ख़वातीन का तज़किरा हुआ। इन बूढ़े लोगों ने अपनी जवानी का हवाला देते हुए उसको सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलें इस बुढ़ापे में इनको दो ख़वातीन याद रहीं। मुझे याद आ रहा है उमर अयूब। कौन सी सियासी पार्टी है पाकिस्तान की जिसका वो रुकन नहीं रहा? उससे ज़्यादा किसको तजर्बा है डायलॉग करने का, कामयाबी का रास्ता ढूंढने का? सही, कितना कामयाब आदमी है। और मेरे एक दोस्त ने कहा ये तीनों कहाँ थे? ये ग़ालिबन 9 मई का कोई वाक़या है जिसको हम सब ने तस्लीम किया कि वो एक ज़्यादती थी। रियासत के एक ऐसे अदारे पर हमला किया गया जो नहीं करना चाहिए था, जो गैर सियासी था। तो ये तीन कहाँ थे और इनको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? और इनको ये सारी की सारी सहूलतें क्यों कर फराम की और किसने फराम की? ये है वो सवाल जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा। जो सहूलतें एक कैदी को एक जेल में हैं, ये मेरा दोस्त हसन निसार बहुत सारी बातें करता है। मुझे हसन निसार बताना पसंद करेगा कि पाकिस्तान के किसी भी सियासी कैदी को ऐसी सहूलतें कभी मुहैया थी बशमूल असर खान के, जिसको उसके घर में हाउस अरेस्ट रखा गया? ये खेल है क्या?
ये हो क्या रहा है, हमें इसको जानना चाहिए। और जब हम इसको जान लेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो हम ढूंढते फिर रहे हैं। ये जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, इनका ताल्लुक किस इलाके से है? ये कौन है? एक वो आदमी जो चढ़ाई करना चाहता है इस्लामाबाद पे? मतलब हम कर क्या रहे हैं? यानी कि हम तस्लीम कर रहे हैं कि चढ़ाई करने वालों को इजाज़त होगी। तो आज अगर एक सूबे का वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके जेल से एक कैदी को रिहा करने का ऐलान करता है, तो कल अगर बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने भी ऐसा किया तो आप तो उसको आने ही नहीं देंगे और शायद उसको घर से बाहर भी ना निकलने दें और उसको चीफ मिनिस्टर हाउस से बाहर जाते हुए गिरफ्तार कर लें। ये है वो तजादात जो सारे के सारे खेल में सामने आ रहे हैं। 9 मई दूर नहीं, लेकिन 9 मई की कहानी बताने वालों ने, और हकीकत में थी जो मैंने देखा अपनी आंखों से, कुछ लोग एक सिमत में गए और उन्होंने उन चीज़ों को टारगेट किया जो अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक थी। उनका क्या हुआ? अब मेरे 4 सवाल हैं। जेल में जो रियायतें दी गई हैं, किसको इससे पहले पाकिस्तान में दी गई? जो 9 मई का वाक़या है, अगर ये क्या बोला फॉल्स फ्लैग, अगर वो ऐसा फॉल्स फ्लैग नहीं है तो फिर क्या हुआ? उनके 3 जो ये हीरो हैं, ये कैसे मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बन गए? और ये जो शख्स धमकी दे रहा है कि वो जेल तोड़ के ले जाएगा, यार ये खुदा का खौफ करें। इस रियासत में हो क्या रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और मेरी एंकर साहबा फरमा रही हैं कि दूसरी तरफ एक इदारा है, वो कहता है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करो, मामलात को बेहतर करो, आगे को जाने की कोशिश करो, क्योंकि जिन लोगों ने हमको कर्जा देना है वो ये बात की गारंटी मांग रहे हैं कि क्या आपके मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल इस काबिल है कि हम सरमायाकारी करें। इफ्तिखार साहब, ये कमेटी राइट चॉइस है? आपकी गुफ्तगू कह रही है कि सोच समझकर कमेटी तरतीब दी गई जब आप उन 3 शख्सियात की गुफ्तगू कर रहे हैं। 100%। और फिर वो यहाँ भी ठीक है, माजी में सब लोग वहाँ मुज़ाकरात करते रहते, वो कहते हैं सियासी हुकूमत की, खुद उनके लोग कहते हैं सियासी हुकूमत के पास क्या इख्तियार है? क्या वो जमहूरी रवैया इख्तियार कर रहे हैं ये कहते हुए? देखो आयशा, ये बहुत मज़ेदार बात है। हलफ उठाया, असम्बली को माना, असम्बली से तनख्वाह लेनी शुरू कर दी, असम्बली में जो रियायतें वो लेनी शुरू कर दी, लेकिन असम्बली गलत है। हम इस असम्बली को नहीं मानते, हम इस प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, हम इस स्पीकर को नहीं मानते। ये क्या खेल है? क्या है ये? नहीं, क्या खेल है? मैं देखें, मैंने तो ऐसी खेल इस अंदाज में नहीं देखी। हाँ, लोगों ने इख्तलाफ किया फ्लोर ऑफ द हाउस पे, लोगों ने इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया, लोगों ने इंतखाबी नताइज को नहीं माना, उसके खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लेकिन ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ मेरी समझ से बाहर है कि इसका अंजाम क्या होना है। देखें, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें डायलॉग करना है, बाहमी तौर पे एक रास्ता निकालना है ताकि आगे जाएं और गैर ममालिक जो हमें इमदाद करना चाहते हैं उनको वाज़ेह पैगाम मिले कि हम संजीदा हैं अपने मुल्क की मामलात को चलाने में। फिर कमेटी जैसी भी हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं जल्दी से, क्योंकि जितने भी इफ्तिखार साहब ने पॉइंट उठाए हैं, मेरे ख्याल में अगर ये सवालात उठे हैं और उनके दिमाग में उठे हैं और किसी के भी दिमाग में हैं, तो इनका जवाब आना बहुत ज़रूरी और लाजिम है, ताकि अगर कोई किसी किस्म का फॉर्मल तल्लक बनता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि इन सवालों के जवाब किसी शक्ल में भी अगर मिलते हैं देने चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ये इमरान खान ने कमेटी बनाई है, ये किसी रियासती निज़ाम ने नहीं बनाई है कमेटी। अगर वो जो सवाल वो जायज़ है इनका कि वो ये लोग कहाँ थे 9 मई वाले दिन या वगैरह वगैरह, वो जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल इनका जायज़ है। दूसरी बात, 9 मई का चूंकि आपने सवाल पूछा था, मैं भूल गया उसका जवाब देना। बुनियाद ये है कि मुकदमे चल रहे हैं और मुकदमे चलते रहने चाहिए जब तक मुकदमों की तशफ़ी ना हो जाए और जो हक सजा या इंसाफ का जो तकाजा है वो पूरा होना चाहिए और वो इस्टेब्लिश करेगा। वरना एक पॉलिटिकल पार्टी एक शख्स से बहुत बड़ी हुआ करती है। मेरा नहीं ख्याल कि एक शख्स या 2 शख्स डिटरमिन करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक की तरफ जाना है, मगर ब्रेक पे जाते जाते कंक्लूड करें गुफ्तगू के मुज़ाकरात और बातचीत बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल उठता है कि मुज़ाकरात क्यों हो? क्या गुज़िश्ता कई सालों में इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में इस्तेहकाम लाए हैं? ये एक और अहम सवाल है, इस पर भी किसी दिन गुफ्तगू रहेगी। ब्रेक के बाद तालीमी एमरजेंसी की किस कदर हमें ज़रूरत है।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में आइंदा 4 साल के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इस हवाले से तालीमी बजट 0.5 से बढ़ाकर आइंदा 4 साल में 5% करने का हदफ रखा गया है। विफाकी वजारत तालीम के मुताबिक मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क स्कूल ना जाने वाले बच्चों की आलमी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की यूनेस्को के ताउन से 2021 और 22 के डाटा पर तैयार रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया था कि पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 76 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख, बलोचिस्तान में 31 लाख और इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में स्कूल जाने की उम्र के 39% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 65% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हायर सेकेंडरी सतह पर 62% बच्चे, मैट्रिक सतह पर 40%, मिडिल सतह पर 30% और प्राइमरी सतह पर 36% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर इस मुल्क के हैं जिसके आइन के आर्टिकल 25 में वाज़े तौर पर यह लिखा है कि रियासत बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदार है। दुनिया भर में तालीमी निज़ाम जदीद से जदीदतर होता जा रहा है। स्कूल में बच्चों को किताबों के साथ साथ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और जदीद उलूम पढ़ाए और सिखाए जा रहे हैं। मगर हमारे हालात ये हैं कि रियासत बच्चों को इंतहाई बुनियादी स्कूल एजुकेशन देने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुलम और निसाब में तब्दीली जैसे इक़दाम तो किए, मगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्कूल ना जाने वाले बच्चों के हवाले से कोई बेहतरी न ला सके। हर हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम आकर अफसोस का इजहार करते हुए सिर्फ नंबर्स ही बताते हैं कि इतने करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मगर इन बच्चों को स्कूलों में लाना किसने और कैसे है ये नहीं बताया जाता और ना ही इसके लिए नागुज़ीर इक़दाम उठाए जाते हैं, न तरजीह रहती है। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल हैं। ये आज के बच्चे, ये बच्चे कल के नौजवान होंगे। अपने सरमाए को बुनियादी तालीम फराहम करके मुआशरे का मुहज़्ज़ब शहरी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज भी है। हुकूमत ने तालीमी एमरजेंसी के तहत 4 साल में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का नंबर 2.5 करोड़ से 90 लाख तक लाने का हदफ रखा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुकूमत ये हदफ हासिल कर पाएगी। इसी मामले पर नज़र डालेंगे। इसका एक जाविया नहीं, इस मामले की गहराई, इसके मसाइल कहीं ज़्यादा हैं। पैनल के लिए सवाल, 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर, तालीमी एमरजेंसी का नफाज, महकमा तालीम में करप्शन, गबन, घोस्ट स्कूल, गरीब वालिदैन, गुर्बत के बायस चाइल्ड लेबर पर मजबूर बच्चे, क्या तालीमी एमरजेंसी ये मसाइल हल कर पाएगी? हसन निसार साहब, ये एक सूबाई मौजू रहा हमेशा से और हमने देखा है 18वीं तरमीम के बाद भी सूबों को जितनी तरजीह देनी चाहिए थी, जिस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था, नहीं हो सका। ये अब जो तालीमी एमरजेंसी का ऐलान है और जितने मसाइल हैं इस मामले में, हम बढ़ पाएंगे? इतने बच्चे उठा के 1 करोड़ 70 लाख स्कूल 4 साल में पहुंचा पाएगी हुकूमत? देखें आयशा, बात सुने, मेरी ज़िंदगी के ना बुनियादी मसाइल में से ये 70s में व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैं 22 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर मैगज़ीन महानामा धनक, उसका मैं एडिटर हुआ। आई वाज ओनली 22। मैंने तब से ये कैंपेन शुरू की है। एक फीचर हमने छापा, चाइल्ड लेबर ये वो, उसके ऊपर ना 3-4 पेजेस, वो बड़े साइज़ का मैगज़ीन था। उसकी सुर्खी मैंने लगाई थी, बच्चे कौम की अमानत, कौम बददियानत। ये मैं 70s की, मिड 70s की, अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलो आगे। मेरे कॉलम्स के कोई 13 मजमूए इस बात के गवाह हैं कि वक्फे वक्फे से एजुकेशन और पॉपुलेशन इमरजेंसी दोनों मेरे लिए इट्स फेटल। कैंपेन मैंने सालों पहले कई बार चलाई। इन बदबख्तों को अब होश आया जब पानी सर से गुजर चुका है। ये याद रखें। चलो, मैं उम्मीद की किरण वगैरह का ड्रामा शुरू कर देता हूँ। देर आए दुरुस्त आयत, लेकिन बदनीयती या मजबूरी की कैफियत में किए गए कामों में बरकत नहीं होती। फिर भी मेरी दुआ है कि, लेकिन इसके बाद एक खौफनाक सवाल है, जितना निसाब पाकिस्तान के
जो लोअर क्लासेस शुरुआत जहां फाउंडेशंस रखी जाती हैं, जितना घटिया, जितना बाजारी, जितना सतही, अगर वो बुलंद नहीं होता, असातिज़ा का मयार बेहतर नहीं होता, आपका जो सिलेबस है बच्चों का वो बेहतर नहीं होता, जब तक तालीम का मयार असातिज़ा का, ये अंडरपेड लोग हैं, चपरासियों जितनी तनख्वाहें हैं आपके टीचर्स की, अच्छा, और एनवायरनमेंट, फिर फैमिली, याद रखना बहुत जरूरी है। भूखा नंगा खानदान अब्बा मारन डे चपेड़ा बेबे नू उन्हें स्कूल ले जाके की करना, ये बहुत खौफनाक बात है। मेरी रिसर्च इस पे मैंने बहुत जान मारी हुई है। अच्छा, एक ज़माने में जहांगीर तरीन के साथ मैं जाया करता था, ये पता नहीं कौन से बेसिक हेल्थ यूनिट्स और स्कूल्स वगैरह। अच्छा, असातिज़ा कैसे, माहौल कैसा, और क्या तालीम अहदे हाजिर के तकाज़ों को से सिंक्रनाइज करेगी अलवनाम डे बेकरी, या ये, और याद रखना, ये गुंगलों से मट्टी झाड़ेंगे, ये वोटों और नोटों के भूखे लोग हैं, इनके अंदर दर्द ही नहीं है। कौम कहां पहुंची हुई है? सही हो गया। दलीमिया में 76 साल के बाद डूबी मरो, शर्म भी नहीं आती, बात क्या कर रहे हो, कब? ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, क्या वाकई पानी सर से गुजर चुका है? सिलेबस यानी तालीमी मयार तो एक तरफ, उस्ताद की वो मयार और सलाहियत को आज जहां मैच करना चाहिए, ये सब सामने रखें, और फिर साथ ही ये भी कि वक्त से पहले यहाँ तो हुकूमतें रुखसत हो जाती हैं, प्रोजेक्ट्स के पे सवालिया निशान है, ऐसे मामलात को तो परमानेंट तरजीह नहीं होना चाहिए, हुकूमत A B C D किसी की भी हो। इत्तेफाक करता हूँ, ये परमानेंट होना चाहिए, कोई आए कोई जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हसन निसार के गुस्से और तलखी में जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस मुल्क में सिलेबस का ही आप तयन नहीं कर पाए जी, जो आता है वो एक नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करना चाहता है, तो क्या होगा? क्या ये ऐसे नहीं चलेगा। और आप कहते हैं असातिज़ा, यकीन करें ये हसन निसार की ऑब्जर्वेशन 100% दुरुस्त है कि असातिज़ा को जो आप तनख्वाह देते हैं आप उनकी तौहीन करते हैं। मैं उन असातिज़ा की बात करता हूँ जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो हाई स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, बिल्कुल उनके पास ना उनकी वर्किंग कंडीशन देखें। उन स्कूलों के अंदर फर्नीचर नहीं है, उन स्कूलों के अंदर प्लेइंग ग्राउंड्स नहीं है, उन स्कूलों के अंदर चार दीवारी नहीं है, उन स्कूलों के अंदर बाथरूम नहीं है, और आप बच्चे को क्या तालीम देना चाहते हैं? और ये बात कितनी अफसोसनाक बात है कि हम जो खर्च रहे हैं उसका कितने फीसद हम प्राइमरी स्कूलों पे खर्च रहे हैं। एक नया ड्रामा हमने शुरू किया है, हमने कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों का नाम देना शुरू कर दिया है, और कॉलेजों को यूनिवर्सिटियों का नाम दे के उनको हम बेइंतहा पैसा दे रहे हैं, और जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं वो बिल्कुल हर आने वाले दिन में उनकी दीवारें भी गिरती जा रही हैं, उनकी छतें भी गिरती जा रही हैं। तो इस मुल्क में आप ये तवक्को करते हैं कि अब कोई बेहतरी हो, आई एम वेरी सॉरी। और अब तो इस हद तक तो वज़ीर आज़म ये जो तालीमी इमरजेंसी करेंगे ये क्या है? सिर्फ देखिए, जब तक तालीमी इमरजेंसी की पूरी डिटेल हमारे पास आएगी कि भी इनके क्या स्टेप नंबर 1 2 3 4 क्या होंगे, तब उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं जो सूरत आज में फेस कर रहा हूँ, ये बात बहुत बुनियादी है कि इमरजेंसी का एहसास आज क्यों हुआ, और ख़ास तौर पर इस दोस्त को जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ हसीतों में नहीं रहा? क्या ये चीफ मिनिस्टर पंजाब का नहीं रहा? क्या इसकी पार्टी इक़्तिदार में मुसलसल कई सालों तक नहीं आई? ये आज तो नहीं इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आ गया ना। अब हम कहाँ खड़े हैं? इफ्तिखार साहब, सिर्फ पंजाब में 1 लाख से ज्यादा असातिज़े हैं, जो किल्लत है, शॉर्टेज है। मैं क्वालिटी ऑफ टीचर या उस घोस्ट टीचर की बात नहीं कर रही, 1 लाख खाली जगह होंगी। आप 1 लाख खाली टीचर्स की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बात पे और दुखी हूँ कि हम अपने हमसाया ममालिक जो है हिंदुस्तान से नहीं सीखते। अब वहाँ पे केरला है, वहाँ पे दिल्ली है, केरला में 90% बच्चे स्कूलों में जाते हैं। ज्योति बासु नाम का एक वो चीफ मिनिस्टर था, उसने ये किया। आपका केजरीवाल है, केजरीवाल के स्कूलों में 99.7% वो कहता है कि मेरे जो बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं उनके रिजल्ट जो लोगों के बड़े महंगे स्कूलों से बेहतर है। और उसका ये वादा है कि 4 लाख बच्चे उन स्कूलों से प्राइमरी स्कूलों में आए हैं। हमें उनसे लर्न करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि क्या चीज़ है। हम सीखने को तैयार नहीं है। आप इमरजेंसी की बात कर रही हैं, इमरजेंसी की डिटेल हमसे शेयर की जाए, फिर हम उस पर अपनी राय देंगे। अगर ये स्टेप है अच्छाई के लिए तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। दुरुस्त है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर कितनी संजीदगी से मामला उठाया जाएगा और सूबे कितना ऑन बोर्ड होंगे और क्या कुछ करने की जरूरत रहेगी इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, मौजूदा सरकारी स्कूल्स में जगह की कमी, फिर सिलेबस की क्वालिटी पे जाएं या असातिज़ा की ट्रेनिंग के ऊपर जाएं या अपग्रेडेशन पे जाएं, कमी एक अलहदा मौजू है और कई तरह के और मौजू इसके अंदर हैं। कहाँ से अगर ये इमरजेंसी की तरफ हुकूमत बढ़ती है उसको ज़रूरत होगी, वफाक की सतह पर एक ऐलान, तो सूबों का रोल कहाँ होगा, या इसके ऊपर बिल बैठ कर पार्लियामान में हमें भी कानून साजी की ज़रूरत पड़ जानी चाहिए और कर लेनी चाहिए? हाँ नहीं, अगर इमरजेंसी का नफाज किया फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका खुद एक जिम्मेदारी उठा रही है ना, मजबूर कर रही है सूबाई हुकूमतों को कि इसको इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट किया जाए। लेकिन दो चीजें, आपने कहा कि 5% GDP का खर्च करने का एक मयार, 15 साल के लिए पाकिस्तान के आइन में पिछले जो 15 साल गुजरे हैं, गालिबन मेरे हाल में 2020 या पता नहीं कब खत्म हुआ वो टाइम, इसके अंदर ये बना दिया गया कि 5% GDP का आपने तालीम पे हुकूमत पाकिस्तान ने खर्च करना ही करना है। अब आपने हमें पता लगा, मैंने चेक भी कर रहा था, 2% से कहीं पे भी ज्यादा हमने इस्तेमाल नहीं किया GDP का, जो तो ये फेलियर है फंडिंग का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईनी तौर पे अपने ऊपर कदम लगाई लेकिन उसको फिर फॉलो नहीं किया, सबसे बड़ा फेलियर। दूसरा, PDM के दौर में जब हुकूमत खत्म होने वाली थी शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने यहाँ सूबाई जो हमारे मेंबर्स MNAs और MPs, उनको यूनिवर्सिटियों के चार्टर बांटे। मुझे आप जैगम साहब बताते हैं एग्जैक्ट नंबर, 35 के 37 कितने वो यूनिवर्सिटियां थी, और उन्होंने कहा वो अरबों में चार्टर बेचे उन्होंने आगे जो उन लोगों को जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बनाना चाहते थे। तो यही शहबाज शरीफ साहब के अपने दौर की, PDM के दौर की, मैं ये आपको दो बातें बता रहा हूं। तो इसलिए गवर्नमेंट फेलियर जो है आईनी इमरजेंसी लगाने से, जुबानी कलामी नहीं, ये मामला से होगा। 5 नुकाती जल्दी से जल्दी बताता हूँ। ख्वानदगी का मेयार ये होना चाहिए कि जिसने 10वीं पास नहीं की वो नखानदा है, वो अनपढ़ है, उसको नहीं गिना जाना चाहिए ख्वानदगी के मेयार में। ख्वानदगी का मेयार ऊपर ले जाना पड़ेगा, 10वीं पास करना जरूरी है अगर आपने ख्वानदगी का एक तयन जा करना है नेशनल लेवल के ऊपर, कौमी लेवल। जितने तालीमी इदारे हैं जिसका जिक्र किया इफ्तिखार साहब ने, सहूलियात जो सरकारी इदारे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स जिस शक्ल के भी हैं, उनके ऊपर जो आपने सहूलियात देनी चाहिए वो दें। तीसरा, टीचर ट्रेनिंग का निज़ाम होना चाहिए और हर साल उनकी इवैल्यूएशन होनी चाहिए और उनकी तनख्वाहों का इजाफा इससे लिंक होना चाहिए कि उन्होंने वो तालीमी मयार अब हासिल किया, टीचर्स ने करी। टीचर ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट उसका। चौथा, ये जो इमारतें बनाते हैं स्कूलों की, क्योंकि अब ये 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं ये स्कूलों से, स्कूल बनाई जाओ जिसमें दानिश स्कूल भी है, फलाना भी है। दानिश स्कूल बनाने अपनी जेब से बनाए, पाकिस्तानियों के पैसे से ना बनाए, वरना जो स्कूल बने हैं इनकी शिफ्टें बढ़ाएं, 2-2, 3-3 उस्ताद ज्यादा बेहतर किस्म के या बेहतर उस्ताद लेके आए, ज्यादा उस्ताद लेके आए। उनकी जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनको सहूलतें देने के बाद उनको इस्तेमाल बेहतर करें बजाय नई इमारतें। और अगर कोई नई इमारत बनानी है तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की इजाजत के बगैर कोई एक पैसा भी किसी कंस्ट्रक्शन के, हम स्कूलों का मेयार कहते हैं कि स्कूल की तारीख, ईंट और गारे को हम स्कूल कहते हैं, ईंट और गारा स्कूल नहीं होता अनलेस उसकी एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस हो। जो इमारत है उसको बेहतर करें, उसको पूरा करें, और उसको अगर 100% तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा तो पहले उसको इस्तेमाल करें, टीचरों का तादाद बढ़ाएं, फिर उसके बाद अगर नए स्कूल की जरूरत पड़ती है तो फिर लेके जाएं। मेरा ख्याल है ये 5 नुकाती मामला जो है ये हमारी तालीम के मेयार को किसी न किसी हद तक बेहतर कर सकता है। अब सर साहब, हुकूमत 4 साल तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने जा रही है, एक सूबाई सब्जेक्ट है, हर सूबे के अपने मसाइल है, कितना ताउन दरकार होगा और क्या सूबों को आगे बढ़ के इस मामले को अब पकड़ नहीं लेना चाहिए? इसमें डिपेंड करता है कि उस इमरजेंसी में क्या क्या किस किस बात पे एक्शन लिया गया है या बाउंड किया जा रहा है सूबों को, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। और मेरा ख्याल है कि सूबों को एतमाद में लिया जाना चाहिए और इसके पीछे अगर सिर्फ खुलूस हो और ना कि 18वीं तरमीम के ज़रिए जो सूबों को इख्तियार दिए गए हैं उनको वापस लेने को, स्टेप बाय स्टेप वापस लेने की अगर कोई कार्रवाई है तो उस पर ज़ाहिर रेजिस्टेंस होगी। और अगर अच्छे मकसद के लिए ये किया जा रहा है तो ये मकसद कामयाब नहीं होगा। इसलिए खुलूस नीयत दोनों तरफ से बहुत ज़रूरी है, सूबों की तरफ से भी और वफाक की तरफ से भी, क्योंकि ये बात हमें पहले माननी पड़ेगी कि हमारा निज़ाम तालीम तबाह हो चुका है और ये मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। और दूसरी बात यह कि उसमें अगर, और ये एक टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए, अगर सूबों से कुछ इख्तियारात वापस लिए जाते हैं या उनकी फंडिंग के इस्तेमाल पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा सिलेबस है ये आउटडेटेड है, उसको बेहतर किया जाना चाहिए और उसमें जो हम डिग्रियां बांटते हैं या रट्टे लगाने पे जोर दे रहे हैं ना, हमें जो निज़ाम तालीम है इसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि पढ़ाना कैसे, बच्चों को रट्टा नहीं लगवाना, उन्हें सिखाना है। वो सिखाने का जो सिलेबस अलग होगा और उस पर सिखाने में भी फिर आगे 2 रास्ते बहुत जल्दी बनने चाहिए।
बच्चों के एप्टीट्यूड के मुताबिक कि उन्हें आपने साइंटिस्ट बनाना है, इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर्स बनाना है या फिर उन्हें सोशल साइंसेस की तरफ जाना है। और एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि अगर इनमें से बच्चे आधे नहीं जा रहे तो उनको आप स्किल्स ऐसी सिखाएं कि 12 साल की तालीम के बाद वो अपने आप को, या 14 साल की तालीम के बाद अपने आप को वो एक बेहतर प्रोफेशनल के तौर पे कोई एंटरप्रेन्योर बन सकें, वो अपना कारोबार खुद शुरू कर, अपना काम खुद शुरू कर सकें, अपने उनके पास ऐसी स्किल्स हों। तो ये बहुत जरूरी है। तीसरी अहम बात यह है कि जैसे जापान में है, हमारे यहाँ बच्चों को ये किसी और चीज़ की सिखाया नहीं जाता सिवाय रट्टा लगाने के। मसलन ट्रैफिक के रूल्स हैं, सफाई का अमल है, हर किस्म की सफाई, स्कूल की सफाई, अपनी सफाई, इस पे कुछ भी नहीं है। जापान में बच्चे जो हैं वो अपने क्लासरूम को खुद साफ करते हैं, जब खुद साफ करते हैं टीचर भी साथ साफ कर रहा होता है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू नहीं होती, वो अपने आप को कमतर नहीं समझते, साथ साथ बच्चे सीख रहे होते हैं कि सफाई कितनी ज़रूरी है और पूरी ज़िंदगी के लिए उनका हिस्सा बन जाती है उनके लाइफ का। तो ये ऐसी तब्दीलियां लेके फिर फायदा होगा। आप तो डायरेक्ट यूरोप पहुंच गए, इतनी तब्दीलियां ले आए, अल्लाह करे कि हो। जी इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक जुमला जी, एक जुमला जी जी। देखो बात सुनो, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। मस्जिदें हमारी, इनको यूटिलाइज करने के लिए क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत है। वेरी वैलिड। चाहे पहली केजी कुजी टाइप बुनियादी करोड़ों मस्जिदें पड़ी हैं। बिल्कुल सही। हुसूल इल्म, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये करना नहीं चाहते ये बदबख्त। वरना कौन सी मस्जिद है जिसमें 100 बच्चा नहीं जा सकता या 50 नहीं, नमाजें भी पढ़ें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मदरसा ना हो, मॉडर्न स्कूल, ठीक है, मॉडर्न स्कूल है। जी लेकिन हसन की इतनी दबंग आवाज में अब मेरी नहीफ आवाज़ कैसी रह जाएगी। एक बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं केजरीवाल की बात कर रहा था, दिल्ली में 2-2 हज़ार रुपया कर्ज दिया जाता है बच्चों को। ये भी एक पॉइंट है, जो बच्चा कमा के 200-400 ला रहा है उसको वालिदैन कैसे भेजेंगे? आप जो शक का इजहार कर रहे हैं 18वीं तरमीम को, 18वीं तरमीम को कोई नहीं छीनेगा। फंडिंग के मामले में वफाक को तय करना चाहिए और वफाक अगर कंट्रीब्यूट कर सकता है तो उसको लाजमी तौर पे करना चाहिए। और आखिरी बात है कि हमें देखें, अभी बात कर रहे हैं सफाई की, हम अपने स्कूलों में सफाई अपने करते थे, क्लासरूमों की हम वहाँ पे मुकाबले में करते थे, हम पेंटिंग में करते थे, वहाँ पे तकरीर हर चीज थी, सब तबाह कर दिया। वो तवज्जो की जरूरत है, उस्ताद के ऊपर मुनहसिर है कि वो अपने स्टूडेंट को क्या सिखाए। चलाते हैं उसको। हाँ, तो अब क्या करें फिर इसका? ठीक है जी, ठीक है, देखते हैं इसका क्या हाल है तुम्हारे पास मोहतरम? दुरुस्त हो गया जी। प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।